वो उत्तर प्रदेश के बहराइच लेकर चल रहे हैं, जो हिंसा की आग में इस समय जल रहा है। बहराइच के महसी में कल दुर्गा विसर्जन यात्रा निकल रही थी और जिस हरदी थाना क्षेत्र से ये यात्रा निकल रही थी वो एक मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे आरोप हैं कि यात्रा में भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे, जिसके विरोध में इस यात्रा पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी के बाद ये जो बवाल है ये पूरा बढ़ गया और उपद्रवी राम गोपाल मिश्रा नाम के 22 साल के एक लड़के को अपने साथ खींचकर ले गए और बाद में इस 22 साल के लड़के को गोली मार दी। इस हत्या के बाद ये संघर्ष और बढ़ा और गुस्से में आए लोगों ने वहां पर आगजनी शुरू कर दी। वहां पर जो दुकानें थी, शोरूम थे, उनमें आग लगा दी, अस्पताल में आग लगा दी, कई गाड़ियों को भी आग लगाकर राख कर दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस ने भी एक तरीके से घुटने टेक दिए और रविवार को बहराइच धधक रहा था। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आज भी पुलिस उपद्रवियों को रोकने में नाकाम रही और आज भी कल की तरह ही वहां पर हंगामा हुआ, आगजनी हुई और पत्थरबाजी हुई। अब कहा जा रहा है कि पथराव करने वाले जो घर थे, जहां से जिन घरों से पत्थर फेंके जा रहे थे इस शोभा यात्रा पर, उन घरों की पहचान कर ली गई है, उन लोगों की भी पहचान कर ली गई है। यानी राम गोपाल मिश्रा को जिन लोगों ने मारा उनकी भी पहचान हो गई है। और जो आरोपी हैं, कौन है आरोपी? सलमान नाम के शख्स को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। सलमान के अलावा अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकऊ और मारफ अली नाम के ये लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्हें आरोपी बनाया गया है। कुल मिलाकर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है और बाकी के दंगाइयों की पहचान इस समय पुलिस कर रही है। उनकी पहचान भी बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 22 साल के इस राम गोपाल मिश्रा जो लड़का था, इसकी हत्या हुई, बेरहमी से इसे मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्या इस 22 साल के लड़के को जिंदा रहने का अधिकार नहीं था? क्या भारत का संविधान इस पर लागू नहीं होता? क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इस 22 साल के लड़के पर लागू नहीं होती थी? आज ये कुछ प्रश्न। मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, जिसमें 2 आरोपी बहराइच के एक ही गांव के रहने वाले हैं और इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन आज हम इस थ्योरी को भी एक चुनौती देना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बाबा सिद्दीकी की हत्या करने की हिम्मत कर सकता था या सिर्फ उसका नाम लिया जा रहा है। और क्योंकि नाम लिया जा रहा है, ये जो गैंगस्टर्स होते हैं, अपराधी होते हैं, ये डर का धंधा करते हैं, दहशत का धंधा करते हैं। और जब कोई ये कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी, तो इससे उसका प्रोफाइल और बड़ा होता है, इससे उसकी दुकान और बड़ी होती है, इससे उसका डर और बड़ा होता है और उसका धंधा और ज्यादा फैलता है। इसलिए वो क्यों ये मना करेगा कि उसने ये नहीं किया है। शनिवार को एनसीपी के नेता और बॉलीवुड से बहुत ही खास रिश्ते रखने वाले बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आपको पता ही है। वो 66 साल के थे और उनकी हत्या मुंबई के बांद्रा में हुई। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के बेटे के दफ्तर के बाहर दशहरे के मौके पर लोग पटाखे जला रहे थे। वहां बड़ी संख्या में दशहरे की वजह से लोग वहां पर मौजूद थे और दुर्गा विसर्जन की शोभा यात्राएं वहां से निकल रही थी। यानी बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत चहल पहल थी, बड़ी संख्या में लोग निकल रहे थे। और इस दौरान रात लगभग 9:15 बजे बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे और इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। उन पर एक के बाद एक गोली चला दी गई। मुंह पर रुमाल बांधकर 3 लोग गाड़ी से उतरे और उन्होंने बाबा सिद्दीकी के ऊपर 6 राउंड फायरिंग की। बाबा सिद्दीकी को इनमें से 2 गोलियां लगी और लीलावती अस्पताल उन्हें तुरंत ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और वो ये संदेश दे सके कि अगर वो बाबा सिद्दीकी तक पहुंच सकता है तो फिर मुंबई में रहने वाला कोई भी बड़ा आदमी उससे दूर नहीं है और पूरे बॉलीवुड को भी अब उससे डरना चाहिए, बाकी किसी और से नहीं। हो सकता है, यह भी एक थ्योरी चल रही है
कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पर अपना शासन करना चाहता है, बॉलीवुड पर शासन करना चाहता है। कुछ दिन पहले कनाडा में मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल के घर पर भी फायरिंग हुई थी और इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी, कनाडा में फायरिंग करवाई। लेकिन जिस वक्त यह फायरिंग की गई उस समय गिप्पी ग्रेवाल अपने घर पर मौजूद ही नहीं थे। और यह बात अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग किसी पर हमला करने के लिए जा रहे हैं तो वो उसके बारे में कुछ जानकारी तो इकट्ठा करते ही होंगे। और अगर उन्हें यह भी नहीं पता कि जिस व्यक्ति को मारने के लिए जा रहे हैं उसके घर पर ताला लगा हुआ है, वो तो बहुत दिन से उस घर में रहता ही नहीं है, और फिर वो वहां जाकर कुछ गोलियां चलाकर आ जाएं, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप बस ये कहेंगे कि यह जानबूझकर डराने की कोशिश हो रही है, ये जानते हुए भी कि उनका जो टारगेट है वो घर पर नहीं है, फिर उसके ताला लगे हुए घर पर कुछ गोली चलाकर वो आ गए, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक डर का माहौल पैदा कर सके। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो लोग हैं वो डर का धंधा करते हैं। उनको जो उद्योग है, उनकी जो फैक्ट्री है, वो डर की फैक्ट्री है। जितना ज्यादा डर उन्हें लेकर फैलेगा, उनका धंधा, उनका बिजनेस उतना ही ज्यादा चमकेगा, और वो अपना डर पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या में दूसरी वजह बिजनेस राइवलरी भी हो सकती है। बाबा सिद्दीकी राजनीति के अलावा रियल एस्टेट में भी एक बहुत बड़ा नाम था, और बांद्रा का जो इलाका है मुंबई का, वो सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है। बांद्रा में मुंबई के बड़े बड़े लोग रहते हैं, और बांद्रा इलाके में बाबा सिद्दीकी की बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। यह उनका इलाका था, और यहां तक कहा जाता है कि इस इलाके में बाबा सिद्दीकी की मर्जी के बिना कोई काम नहीं हो सकता था, इतनी चलती थी बाबा सिद्दीकी की। बांद्रा इलाके में एक स्लम में पुनर्विकास का काम होना था, लेकिन बाबा सिद्दीकी और उनके विधायक बेटे ज़ीशान सिद्दीकी इसका लगातार विरोध कर रहे थे। बांद्रा में अभी चल रहे संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर नाम से 2 स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जिनके खिलाफ ज़ीशान सिद्दीकी लगातार आंदोलन कर रहे थे इन्हें रोकने के लिए। इस वजह से ज़ीशान सिद्दीकी के खिलाफ एक केस भी दर्ज कर लिया गया था। वर्ष 2000 से 2004 तक बाबा सिद्दीकी महाडा यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहे थे। इसी दौरान उन पर स्लम रिहैबिलिटेशन के नाम पर जमीन का गलत इस्तेमाल करने के आरोप भी लगे थे, और तब उन्हें कुछ बिल्डर से धमकियां भी मिल रही थी। इसलिए मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इस एंगल को भी अभी तलाश रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बिजनेस राइवलरी तो नहीं हो सकती, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का कोई विवाद तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा उद्योग है। यह हजारों लाखों करोड़ रुपए का उद्योग है, और वहां पर जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सब स्लम रिहैबिलिटेशन में दिलचस्पी रखते हैं। और स्लम रिहैबिलिटेशन में जितने भी लोग हैं, जब तक उन्हें राजनीतिक संरक्षण ना मिले, जब तक उन्हें नेताओं का संरक्षण ना मिले, और जब तक उन्हें ग्राउंड पर अंडरवर्ल्ड का संरक्षण ना मिले, तब तक इस उद्योग में सफल होना बहुत मुश्किल है। अब आपको बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटर्स और उनके कनेक्शंस के बारे में भी आज हम बताते हैं, क्योंकि यह केस बड़ा दिलचस्प है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अभी तक 6 लोगों को पहचान लिया है, जिनमें से 3 शूटर हैं, यानी जिन 3 लोगों ने उन पर गोलियां चलाई उनकी पहचान कर ली गई है। ये कौन है? 23 साल का गुरमेल सिंह, हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। दूसरा है सिर्फ 19 साल का लड़का जिसका नाम है धर्मराज कश्यप। तो सोचिए, एक 23 साल का लड़का, एक सिर्फ 19 साल का लड़का, और ये जो 19 साल का लड़का है धर्मराज कश्यप, ये उत्तर प्रदेश के ही बहराइच का रहने वाला है। और तीसरा शूटर है 28 साल का शिव कुमार गौतम। पुलिस ने गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शिव कुमार गौतम अब भी फरार है। इसके अलावा 3 और आरोपी हैं, शुभम उर्फ शुभू लोनकर, प्रवीण लोनकर और जशीन अख्तर। इनमें से शुभम और प्रवीण दोनों भाई हैं, और पुलिस ने प्रवीण को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको इन आरोपियों का आपराधिक इतिहास बताते हैं, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि कैसे यह मर्डर भी बिल्कुल अतीक अहमद की हत्या से मिलता जुलता है। आपको याद है अतीक अहमद की हत्या कैसे हुई थी? अतीक अहमद पर कुछ इसी तरीके से कुछ युवा आए, उन्होंने गोली चलाई जब अतीक अहमद को अस्पताल ले जाया जा रहा था, और खुलेआम सड़क पर अतीक अहमद की हत्या कर दी गई।
अतीक अहमद की जो हत्या हुई है और बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, इसमें कुछ चीजें बड़ी कॉमन है। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले शिव कुमार और धर्मराज कश्यप पुणे में कबाड़ी का काम करते थे। सोचिए, कबाड़ी का, कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है, ये कोई बहुत बड़े शूटर नहीं है। पुणे के दो कबाड़ी निकले और दोनों ही बड़े ही साधारण से परिवारों से आते हैं। इनके खिलाफ लोकल थाने में कोई भी आपराधिक मामला तक दर्ज नहीं है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए इन दोनों को शुभम लोनकर ने भाड़े पर लिया था। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो नाम उभर कर सामने आए हैं, उसमें बहराइच के इस गांव के दो लड़के हैं। एक का नाम इसमें शिवा गौतम है, जो कि इस कांड के बाद से फरार है। धर्मराज दूसरा है, जो कि गिरफ्तार है। हम इस वक्त इसी गांव में शिवा के घर पर हैं और ये उनका घर है। बिल्कुल गरीब परिवार है ये। और एक इस परिवार में इनकी मां हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं। पिता को थाने बुलाया गया था, पूछताछ हुई है। आखिर कौन है शिवा, कैसे इस तरीके से इस बड़े हत्याकांड से जुड़ा है, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। तो बेटा आपका इस शूटिंग में गोली चलाने में है, आपको पता चला? हमको भैया नहीं पता चला। हमका यही पता है कि पूना गए हैं, भंगाड़ के काम करत रहा है। होलिन के 8 दिन बाद में है और हमको कुछ पता नहीं चला। तो पहले से कभी कोई उस पर कोई मामला किसी तरह? यहाँ कोई मामला नहीं हुआ भैया। ना हमारा बात माने जाए, गाँव टोलम कोई से पूछ लीन जाए। यहाँ कोई के न दोस्त दुश्मनी कोई के नहीं रहा है। ना हमका विश्वास रहा कि यू कांड में यू हुई। जब आप लोग सवेरे से बहुत लोग आवे लागे, हमरे उलझन सवार होगा, बीपी मर रीजन रोवत रोवत नहीं समझ में आवा हमरे कुछ। हमका नहीं विश्वास रहा है कि यू हुई कांड करी है। तो कितने समय से वो पुनः रह रहा था? अभी हाल में गया या पहले से रहता था? अभी बाद पूनम रहा होलिन बाद से, मार्च से। अब वहाँ करता क्या? कोई भंगाड़ के काम है। हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि इस गांव के बीचों बीच लगभग ये इलाका है जहां पर ये परिवार है। ये धर्मराज कश्यप का घर है, जो कि मछली और कबाड़ का काम परिवार करता है। आप देखें ये पूरा इलाका इस गांव का, और यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ कौतूहल बस पहुंचे हैं, क्योंकि इस बड़े शूट आउट में जो नाम आए हैं उसमें धर्मराज कश्यप और दूसरा शिवा गौतम का है। तो ये वो परिवार का ये घर है धर्मराज का, जिसके परिवार में मछली और कबाड़ का काम होता है। और हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके का घर है। कोई बड़ा घर नहीं, महज 2 कमरों का ये मकान है। और सिर्फ 2 महीने पहले ये जो धर्मराज है ये मुंबई और पुणे गया था। और ये परिवार है, देखिए कुछ इस तरीके का घर है, आपको अंदाजा लग जाएगा। यही आपका घर है? इतना ही घर है? हाँ, एक कमरा उधर है। क्या है? चल के देख लो। अब आप समझिए कि जिन लोगों ने अतीक अहमद की हत्या की थी, उनकी अतीक से कोई दुश्मनी नहीं थी। यहां तक कि वो पहले से अतीक अहमद को जानते पहचानते तक नहीं थे। उन्हें बस ये पता था कि उनका टारगेट बचना नहीं चाहिए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो किसको मारने जा रहे हैं, क्यों मारने जा रहे हैं। बस उन्हें वो करना था जिसका आदेश उन्हें दिया गया था। इसके अलावा ये आम परिवारों के ऐसे लोग थे जिनका कोई पहले से आपराधिक इतिहास नहीं था। और अतीक अहमद की हत्या करने वाले आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी हुआ। शिव कुमार और धर्मराज पहले से जानते भी नहीं थे कि बाबा सिद्दीकी हैं कौन, और इन दोनों का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं था। ये कोई अपराधी भी नहीं थे। इनसे जो कहा गया, उन्होंने पैसे के बदले में वो काम किया। और इन्हें आप यकीन मानिए 50-50 हजार रुपए खर्चे के लिए दिए गए थे। बाबा सिद्दीकी की फोटो और उनका बैनर पहचान के लिए दिया गया। और इसके अलावा काम होने के बाद यह वादा किया गया कि एक बड़ी रकम आपको दे दी जाएगी, लेकिन खर्चे के लिए सिर्फ 50-50 हजार रुपए।
इनमें से तीसरे शूटर गुरमैल सिंह का आपराधिक इतिहास एक छोटा सा इतिहास रहा है। वो अपने भाई की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। गुरमैल के माता पिता पहले से ही उनकी मौत हो चुकी है। वो अपनी दादी के साथ रहता है और गुरमैल की दादी ने बताया कि जमानत पर बाहर आने के बाद वो कुछ ही देर के लिए घर आया और फिर चला गया। इसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं दिखी। देखा जाए तो इन तीनों शूटर्स में एक अकेला गुरमैल ही है जो कत्ल के मामले में जेल गया था, जो वाकई में आप जैसे कह सकते हैं कि ये एक शातिर अपराधी रहा होगा, ये एक अपराधी है। इन तीनों शूटर्स को निर्देश देने वाले आरोपी का नाम है जशीन अख्तर और जालंधर का रहने वाला जशीन मर्डर और डकैती के केस में 2022 से जून 2024 तक पटियाला की जेल में बंद था और कहा जा रहा है कि यही उसकी मुलाकात लॉरेंस के गैंग के कुछ लोगों से हुई। इसके अलावा गुरमैल से भी वो जेल में ही मिला। इसी साल 7 जून को जशीन जमानत पर जेल से बाहर आया और गुरमैल सिंह भी जमानत पर वहीं से जेल से बाहर आ चुका था। जशीन के इशारे पर ऐसे शूटर्स चुने गए जिनका कोई बड़ा आपराधिक बैकग्राउंड ना हो और ना ही वो किसी भी पुलिस के रिकॉर्ड में वांटेड हो।